हाइपरटेंशन एक्चुअली होता क्या है? 18 साल से ऊपर से लेकर 90 साल तक वयस्क के बारे में बात। जैसे हम जब बचपन में थे तो हम शुरू सबसे सुनते आए हैं कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पंपिंग होता है, उसके अगेंस्ट जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। स्लीप कम होने की वजह से ऑब्वियसली हाइपरटेंशन पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि दवाई जीवन भर खाना पड़े। इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो खाने का टाइमिंग किसी का सही नहीं है, तो अलग अलग बहाने होते हैं। कोई एक्साइटमेंट के लिए लेता है, कोई गम दूर करने के लिए लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज हॉस्पिटल्स का विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला डॉक स्पीक। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि आम आदमियों को जो हमारी खास बीमारियां या कुछ नॉर्मल बीमारियां भी हैं उसके बारे में जागरूक करना और उनके कुछ जो भ्रांतियां होती हैं इन बीमारियों के बारे में उनको दूर करना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन होती जा रही बीमारी पर जो बहुत घातक भी है, हाइपरटेंशन के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बीमारी हो। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर राजेश कुमार झा हैं, जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, प्रमुख हैं राज हॉस्पिटल रांची में हमारे हृदय रोग विभाग के। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हाइपरटेंशन एक्चुअली होता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से हम इसको कर्ब कर सकते हैं या पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं और इसका क्या क्या असर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय में से कुछ निकाल के आके हमसे बात करने के लिए। नहीं, सभी लोगों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिया जिस तरह से डायबिटीज़ के लिए कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गए हैं, उसी तरीके से हाइपरटेंशन के लिए भी कुछ दिनों में हम बनने जा रहे हैं जी। तो ये इसमें और बहुत सारी चीज़ें भ्रांतियाँ भी हैं लोगों को जी। ये टॉपिक बात करके बहुत मजा आएगा और लोगों को काफ़ी फायदा भी होने वाला है जी। इसके लिए मैं श्योर हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। हाइपरटेंशन कहते किसको हैं? काफ़ी लोग इसको लूजली यूज़ करते हैं कि तुमने हमारा बीपी बढ़ा दिया, या कई लोग मजाक में भी इस बात के बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली देखिए, जो हार्ट ब्लड पंप करता है तो जो हमारी आर्टरी होती है, जो फ्रेश ब्लड जिस पे कैरी ऑन होता है, उसके वो जो हार्ट का जो पंपिंग होता है उसके अगेंस्ट जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर, उसको प्रेशर डेवलपमेंट करता है जी। अब ये प्रेशर कभी कभी किसी कारण से हार्ट की जो आर्टरीज की टोन अगर बढ़ गई तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो हम जनरल भाषा में बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, इसका सिंपल मतलब होता है कि किसी कारणवश आप एग्रेसिव हो गए किसी कारण से, उस समय भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो वो एक क्षणिक भर के लिए होता है, ट्रांजिएंट होता है। आप एक नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर एक लेवल तक वो शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हार्ट पंप करता है और आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसके लिए जरूरत है। वो एक लेवल है, उससे जब ज्यादा हो जाता है और वो कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार काफी दिनों तक आपने चेक किया और वो बढ़ा है, तब हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कई लोग अलग अलग बातें करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे हम जब बचपन में थे तो हम शुरू सबसे सुनते आए हैं कि 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पर आज की डेट में हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं नहीं भाई, 130/80 भी चलता है, 140/90 भी चलता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? 120/80 जो हम सुनते आ रहे हैं वो अभी भी है। 120/80 अगर है तो वो एक आइडियल ब्लड प्रेशर माना जाता है जी। लेकिन जो क्राइटेरिया है, बहुत सारे WHO और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन एसोसिएशन, इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने सिंपल डिफाइन किया, 130/80 अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो मतलब कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफस्टाइल में मस्त रहिए। 120/80 है तो मतलब आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप बॉर्डर लाइन पर भी नहीं, एट रिस्क भी नहीं है। बट अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 के आसपास है और नीचे वाला 80-85 के आसपास है, मतलब आपको लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। तो ये एक कट ऑफ माना जाता है 130/80। उसके ऊपर अगर आप हैं तो आपको हाइपरटेंसिव माना जाता है। और उसके बाद फिर क्राइटेरिया बहुत सारे हैं कि, और बच्चों के लिए स्पेशली एक चीज़ बोलूँगा कि 120/80 भी कभी कभार बच्चों के वजन के हिसाब से वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है। तो डॉक्टर, इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन बच्चों को एक बार हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे
जब हम बच्चे कहते हैं तो हम 16 साल से कम बोलते हैं, 12 साल से कम बोलते हैं, या किस एज ग्रुप की बात कर बच्चे रहे हैं? मतलब कि जो हम लोग वयस्क 18 साल के 18 साल से कम। 18 साल के नीचे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर देखते हैं 18 हाँ। साल के नीचे, जी। उनको तो वो 95 परसेंटाइल करके डिफाइन होता है। हाँ। वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। जी। हम लोग 18 साल से ऊपर से लेकर 90 साल तक वयस्क के बारे में बात करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। दूसरा, अभी आप बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ कैपिटल और अब हाइपरटेंशन कैपिटल, और एक बहुत कॉमन चीज़ हम फिर से बहुत सुनते हैं इस बारे में कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। जी। क्या इसका हमें कोई सिम्टम नहीं आता? ऐसा क्या है जो हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों को हम बोले तो एक साइलेंट किलर है। अच्छा। ब्लड प्रेशर इसलिए साइलेंट किलर बोला जाता है क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब हमारा ब्लड प्रेशर 130, 40, 50, 160 तक ही रहता है, देखा गया है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट जो ओपीडी में स्क्रीनिंग में हाइपरटेंसिव पाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है अपनी बीमारी के बारे में। उसका कारण यही है क्योंकि सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता है। जी। और जो बचे हुए 50% हैं जो हॉस्पिटल में या तो हार्ट अटैक या किडनी की बीमारी या स्ट्रोक लेकर आते हैं, वो हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि अच्छा, इनको हाई ब्लड प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से नसें फट गई। तो ये सिंपल चीज़ है, साइलेंट किलर बोलने का यही मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं होता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं होता है। किसी को हेडेक हो सकता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी और कई सालों से बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपका एंड ऑर्गन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो डैमेज हो जाता है। और आपको पता तब चलता है जब आप उस डैमेज्ड ऑर्गन के इलाज के लिए जाते हैं तो पता चलता है ब्लड प्रेशर, इसलिए इसको साइलेंट किलर। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने का और ज़्यादा टाइम तक बढ़े रहने का, हाइपरटेंशन का नुकसान हमारे सिर्फ दिमाग या हार्ट पे नहीं होता, और ऑर्गन्स पे भी हो सकता है। किडनी पर होता है, आंखों पर होता है। आप देखते होंगे ब्लाइंडनेस बहुत ही कॉमन है हाइपरटेंशन की वजह से। तो और आपके मेसेंट्रिक वेसल्स पर पड़ता है, तो पेट के जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती है आर्टरीज, उस पर पड़ता है। कई बार आपके पैरों पर पड़ता है, अगर स्मोकिंग साथ में है तो पैर में जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती हैं। ये पूरे शरीर में, चूंकि ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है, तो हर ऑर्गन पर उसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं परफ्यूजन, मतलब कि सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से परेशानी होगी। ओके, बिकॉज हम आमतौर पे यही सुनते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो दिमाग ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पर ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसका सिर्फ दिमाग और दिल पर ही नहीं, पर शरीर के किसी भी अंग पर, चाहे वो लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपकी इवन पाँव की नसें हों, उन पर भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल पर ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कारण क्या है? लोग हाइपरटेंसिव होते क्यों हैं? जरा उस पर थोड़ा ज्ञान दें। देखिए, हाइपरटेंशन मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कि सिंगल एक कारण कभी नहीं होता है। अच्छा। इसको हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, एक इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकंड हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके। इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर हुआ, अब उसमें कोई चारा नहीं है, या तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज आपको फिर मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब हुआ कि किसी और कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो आप उस कारण को ढूंढेंगे और उस कारण का इलाज करेंगे, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। जैसे कि सिंपल समझ लीजिए, ओबेसिटी वजन के कारण, और एक होता है OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कई लोग खराटे मारते हैं और हंसी मजाक में बोलते हैं कि गले की नली में कुछ दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाते हैं। मजाक में बोलते हैं मुझे तो खराटे बहुत आते हैं। जी। तो वो सीवियरिटी को नहीं समझ पाते हैं। अब ये सब सेकेंडरी कॉज हुआ। उसी तरीके से ट्यूमर होता है कभी किडनी के ऊपर, वो भी एक सेकेंडरी कॉज है। ट्यूमर कैसे किडनी के ऊपर? किडनी के ऊपर एक फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। वो क्या करता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। अच्छा। तो बहुत सारी तरह की ट्यूमर्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। थायराइड हो गया, थायराइड में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का, दोनों ही तरह के थायराइड में। तो अब आप क्या करेंगे, थायराइड का अगर इलाज कर लेते हैं तो चांसेस है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, फिर दवाई की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहले डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पता होना होगा कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ठीक। और भारतवर्ष में हम किस लिए कह रहे हैं कि बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है? ऐसा क्या है? बिकॉज पहले तो हम इतना सुनते नहीं थे। देखिए, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि जैसे पहले हमें
जानकारी का अभाव था, हम इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं थे। अक्सर हम बोला करते थे कि वो रात को सोए और सुबह को उठे नहीं, राइट। तो वो तो हम मानते हैं कि भाई हमें पता नहीं था कि हार्ट अटैक हो गया रात को या ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो एक तो कारण वो हो सकता है कि पहले आपको पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी से होता है कुछ। पर क्या सिर्फ वो है कि एक्चुअली इंडिया में ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ रही है? इज अवेयरनेस द ओनली रीजन कि एक्चुअली बढ़ रही है? नहीं, सिर्फ अवेयरनेस एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने झारखंड में ही मेरा थीसिस था, उसमें मैंने स्ट्रोक वाले पेशेंट पर किया था। तो उसमें 70% ऐसे लोग थे जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और एक्चुअली उनको पता नहीं था। वो नसें फटने के बाद ही हॉस्पिटल आए थे, तब पता चला था। तो वो पुराना समय था। अब तो सब हर घर में ब्लड प्रेशर की मशीनें होती हैं, लोग ऐसे भी चलो चेक कर लेते हैं। 30 साल के ऊपर तो लोग बहुत ज़्यादा, यंग लोग ज़्यादा अवेयर हैं तो इन सब चीज़ों के लिए। अब मेन कारण जो यहाँ पर हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि लाइफस्टाइल सबसे बड़ी कारण, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल, खान पान, जीने का जो तरीका है वेस्टर्नाइज हो गया है। वेस्टर्नाइज कहने का मतलब अब वो लोग वापस नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, हम लोग थोड़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। शहरें छोटी हैं, सड़कें नहीं हैं, लोग चल नहीं पाते हैं, पार्क नहीं है, वॉक नहीं होता है, हर आदमी जल्दी में है, सबको काम के लिए बहुत परेशानी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो खाने का टाइमिंग किसी का सही नहीं है, दूसरा नींद वो बिल्कुल गलत हो गया है, लोग 5 घंटे 6 घंटे सोकर काम कर रहे हैं, तीसरा टेंशन, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो धीरे धीरे और एक और सबसे इम्पोर्टेंट ओबेसिटी, क्योंकि जो खान पान हमारा है उसके कारण भी होता है। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हैं और पोल्यूशन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड हो गया। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जैसे ओबेसिटी हो गया, उसके बाद पोल्यूशन भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत अफेक्ट कर रहा है हार्ट अटैक को भी और ब्लड प्रेशर, क्योंकि आर्टरी में ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक अंदर घुस जाता है और उसके कारण कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज हो रहा है, जिसकी वजह से आर्टरी का जो स्टिफनेस है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर हाइपरटेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और इसी वजह से यंग लोगों में आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग 30-40s में लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का। तो मैं इसको मेनली लाइफस्टाइल मानूंगा जो सबसे बड़ा कारण है, और जिसमें खान पान के साथ साथ नींद सबसे बड़ा। तो खान पान से आपका मतलब है कि जैसे हम ट्रेडिशनली जो हम पहले, और हम सबके घरों में अब ऐसा हो गया है कि हम लोग ट्रेडिशनली घर के तीनों मील्स घर पे ही खाते थे या फिर घर से डब्बा पैक करा के ले आते थे जब भी काम पे आते थे। पर आज की डेट में ये चलन है कि भैया आप सुबह को भी आपने नाश्ता किया नहीं किया पता नहीं है, आपने दिन को कहीं बाहर से समोसा कचौरी मंगा के खा लिया या नूडल्स या मोमो मंगा के खा लिया, और शाम को आप हफ्ते में 3 दिन बाहर खाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो हम जो खाना खाते हैं आई थिंक वो बहुत चेंज हो गया। जो आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की, मुझे नहीं याद कि बचपन में मैंने कितनी बार पिज्ज़ा या बर्गर खाया हो या कोई एनर्जी ड्रिंक पी हो या सॉफ्ट ड्रिंक कितनी बार पी हो। बिल्कुल। तो और उसी वजह से आई बिलीव कि वो ओबेसिटी बढ़ाता है और उस वजह से फिर हाइपरटेंशन, ये तो सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, अगर इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया का हर जोन में, अगर हम लोग 6-7 पार्ट में इंडिया को बांटे, हर जोन में खान पान और सब कुछ एक डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उस एरिया में जेनेटिकली हम लोग सब एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल। अलग अलग एरिया में जो हमारा अपना नेचुरल जो खान पान है उसको छोड़कर, अब जैसे मैं रांची में बैठा हूँ तो मैं खा रहा हूँ डोसा, इडली या बाकी चीज़ें। अब जो चेन्नई में बैठे हैं वो बैठकर समोसा खा रहे हैं। तो ये जो मिक्सिंग है ना, और ये रेगुलर हो गया जी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सॉल्ट इंटेक और बाकी सारी चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता था, ऑयल का हर जोन के लिए अपना अपना अलग अलग ऑयल था। जैसे साउथ में लोग कोकोनट ऑयल में बनाते थे, ईस्टर्न जोन जैसे हम यहाँ बैठे हैं रांची में तो यहाँ सरसों के तेल में लोग ज़्यादा बनाते थे। मूंगफली का तेल महाराष्ट्र में यूज होता था, क्योंकि जहाँ जो ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से लोग यूज करते थे। अब वो सारी चीज़ें मिक्सिंग हो गई हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि जो खाना बनने का जो तरीका है वो भी अलग हो गया है। लोग ट्रेडिशनल खाना नहीं बना रहे हैं, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इन सब चीज़ों के कारण सॉल्ट की जो मात्रा है वो खाने में बहुत बढ़ गया है। अच्छा, टाइमिंग सबका खराब हो गया है।
लोग पहले 7 बजे तक खाना खा लेते थे, अब लोग 9-10 बजे 11 बजे लोग खाना खाते हैं, वापस ही लौट कर आते हैं 10 बजे। मैं हम ही लोग लौट कर आते हैं लेट से। तो वो जो टाइमिंग गलत हो गया है उसकी वजह से आप उठते लेट से हैं। अब 7 बजे कम ही लोग उठते हैं, 8 बजे लोग उठते हैं। वो सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ चेंज हुआ है। तो ट्रेडिशनली जो जहाँ के हैं वहाँ का खाना खाएं, और जो जंक फूड है, जो पैकेट वाली जो फूड है, डब्बे वाली जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, और एग्जैक्टली और एक और चीज़ की फ्रेश फूड अब कम मिलने लगा है। सब्जियां पैकेट वाली आती हैं, फ्रोजन मटेरियल लोग ज़्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल। पहले लोग हर दिन सब्जियां और बाकी फल डेली खरीदते थे या 2 दिन पर खरीदते थे। अब है कि एक बार खरीदो, फ्रिज में डाल दो और उसी को खा रहे हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है। ऐसा होता है, हफ्ते भर की ग्रेवी बन के डल गई और सब्जी बनानी भी है, शहरों में ये है, शहरों में लोगों का समय नहीं है, फीमेल भी वर्किंग है, मेल भी वर्किंग है, तो ये सारी समस्या वही है, और ये सब मिलकर कर रहा है, और ये तो होगा ही, ये तो एक्सपेक्टेड है। और इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट खान पान की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो शराब का सेवन और सिगरेट का सेवन भी है। सिगरेट से हमने सुना है बहुत फर्क पड़ता है आर्टरीज पे और आप जो स्टडी हुई थी अभी एम्स में स्ट्रोक को लेकर, उसमें यही पाया गया कि शराब का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर कितना पैग ले सकते हैं, कितना पी सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडियंस के लिए एक बूंद भी वो शरीर के लिए नुकसान है। मेडिकल जर्नल्स अब तक हमें कुछ टाइम पहले तो यही कहते हैं कि भाई आप 60 ml हर दूसरे दिन ले सकते हैं। सारी स्टडी कहाँ हुई है? सारी स्टडीज हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में जी। अब देखिए, ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश में ठंड बहुत लगती है, तो शरीर को गर्म रखने के लिए लोग ट्रेडिशनली वहां पर अल्कोहल को यूज करते थे, जो घर में बनाकर पीते थे। जैसे झारखंड में भी लोग लोकल हरिया है, उसको लोग पीते हैं, उसको एज ए ड्रिंक पिया जाता था, ना कि उसको एक एक्साइटमेंट के लिए। अभी क्या है कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो अपने एक्साइटमेंट के लिए, अपने जो उसका जो एड्रेनलिन और बाकी चीजों को बढ़ाने तो अलग अलग बहाने होते हैं। कोई एक्साइटमेंट के लिए लेता है, कोई गम दूर करने के लिए लेता है, कोई रिलैक्स करने के लिए लेता है, जिसके लिए भी ले, अपने रियल वर्ल्ड से दूर जाने के लिए। तो अब वो तो नुकसान करेगा ही। अगर आप जो बोल रहे हैं कि अल्कोहल थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मेडिटेरेनियन डाइट में है, और वो उसके कैंडिडेट कौन थे, उसमें जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट कौन थे, वो सारे उधर वाले थे। तो हम एशियन जीन है, हमारा जीन अलग है। हाँ, अब जब जो भी बोले, द्रविडियन बोले, आर्यंस बोले, लेकिन जीन हमारा डिफरेंट है, उसके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर कोई बोलेंगे कि एंशिएंट में भी हम सुनते हैं कि सोमरस, तो भैया सोमरस और अल्कोहल डिफरेंट चीजें, इसको मिक्स नहीं करके लोग मिक्स करके अपने बचाव में लाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए अल्कोहल तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और सिगरेट स्मोकिंग जहां तक बात है, ऑब्वियसली सिगरेट तो ऐसा बोला जाता है कि अगर सिगरेट आपने 1 साल बंद कर दिया तो आपकी लंग और आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, करीब करीब नॉर्मल की तरफ चला जाता, सिर्फ 1 साल के अंदर। लेकिन अब जो सिगरेट नहीं पीते हैं, वो पैसिव स्मोकर जो हैं, जो सिगरेट पीने वालों का जो धुआं मिलता है वो भी इक्वली है अफेक्ट है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पोल्यूशन की वजह से जितना ये माइक्रो पोल्यूटेंट है, वो सिगरेट से भी ज्यादा, ये जो चारकोल और जो डीजल और पेट्रोल से जो निकलता है और इंडस्ट्री से, वो उससे भी ज्यादा घातक है। तो उसको तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो जो अवॉइड कर सकते वो कर ले। जी 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 बिल्कुल। तो हम ये मानते हैं कि मतलब जो बहाने हम जो बना के रखते हैं अपने लिए कि यार एक ही सिगरेट तो पीता हूँ, या 2 ही सिगरेट तो पीता हूँ, या एक ही पैक लेता हूँ, या ओकेजनली पीता हूँ, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब फिर एक बात बताइए, अगर लेट्स से, एक तो आपने बताया कि सिम्टम्स यूजुअली पता नहीं चलते हैं, पर लेट्स से कि 50% केसेस में सिम्टम पता चलते हैं, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें पता चलते हैं और जो हम इग्नोर कर देते हैं? फॉर इंस्टेंस, हमने बहुत बार सुना है कि आदमी को अगर सीने में जलन है तो बोलते हैं भाई एसिडिटी है, और बहुत बार आपके पास इमरजेंसी में ऐसे केस आए हैं कि जो एसिडिटी बोल के आते हैं, पर एक्चुअली उनको इंडिरोल एमाइड बिल्कुल सॉरी इतनी डिटेल में नहीं जाते, बट जिनको एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल होती है, राइट, जिनको कंधे में दर्द होता है उनको एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम होती है। 50% से ज्यादा, 50% नहीं कहे आप, 70% कहें, जो पेशेंट आते हैं 2 से 3 दिन वो गैस की दवाई खाकर आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं तो पता चलता है कि वो हार्ट अटैक आया है। जी, तो देखिए 1-2 चीजें अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम को हम लोग बचा सकते हैं। एक कि 30 साल 35 साल होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड को, हम लोगों को ब्लड प्रेशर की जांच एक बार सबको करना चाहिए, और एक बार लिपिड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। जी,
शुगर की भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर रेगुलर इंटरवल पर, कभी 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 1 साल, घर में मशीनें हैं, कभी कभी चेक करते रहना चाहिए, ताकि ये रहे एटलीस्ट हमको ये पता चलेगा कि पहली बार जब पता चला तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब हम लोग तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत उसको रिपीटेडली चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा दवाई ही खाना होगा, क्योंकि कई लोग दवाई खाने के डर से ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते। मैंने बहुत सारे पेशेंट को, ये बड़ी कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन बात है। और टेस्ट नहीं कराते और हमने अगर डायग्नोज कर भी दिया तो दवाई नहीं लेते जी, बोलेंगे कि एक बार दवाई शुरू किया तो जीवन भर खाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और लोगों को इसको अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर दवाई शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि दवाई जीवन भर खाना पड़ेगा। आपने बाकी सारी चीजों को ठीक किया तो दवाई बंद भी हो सकता है, और ऐसा देखा है हमने बहुत सारे लोगों का। आप ये कह रहे हैं कि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है हाइपरटेंशन? हर बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, रिवर्सिबल हो सकता है। जरूरी नहीं है सब में हो, लेकिन पर कितने परसेंट केसेस में हो सकता है रिवर्स? अगर हम लोग जो भी कारण है उसको अगर हटा देते हैं तो 2 में से एक ही चीज होगा, या तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जो हमने देखा है 20-30% लोगों में तो डेफिनेटली होता है, और या नहीं तो आपका जो दवाई का जो नंबर्स है वो घट जाएगा। ओके, ये मैं श्योर हूँ। ओके, ये 100% लोगों में 2 में से एक चीज तो जरूर होगा, लेकिन उसके लिए जो सजेशंस दी जाती हैं वो लेना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको दवाइयाँ मिली हैं डॉक्टर की तरफ से तो प्लीज उसको खाइए, उसको शुरू करिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो। क्रॉनिक बीमारी के लिए ये चीज लाजमी है। बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में भी कि नहीं भाई मैं तो अब ठीक हूँ, वो डॉक्टर क्या जानता है, मैं तो अब ये तो देखिए आप 4 दवाइयां देंगे, उसमें से वो 2 छुपा देंगे, 2 ले लेंगे। भाई इससे मैं तो यही मानता हूँ कि इंडिया के, भारत के हर घर में एक पॉलिटिशियन और एक डॉक्टर हमेशा से रहा है और रहता है तो सजेशन देने वाले। और यूट्यूब के बाद आजकल तो जब से एआई आया है, एआई का जमाना है, तो लोगों के पास भरमार बुद्धि हो गई है, हमसे ज्यादा बुद्धियां हो। तो मेरे ख्याल से जहाँ जिस फील्ड में जिसको बुद्धि है उस फील्ड में उसको यूज करना चाहिए, और डॉक्टर का एडवाइस जरूर मानिए। डॉक्टर साहब, आई एम ग्लैड आपने ये बात की, बिकॉज ये गूगल ज्ञान और एआई इज एक्टिंग एज अ डबल एजेड सोर्ड। मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि भाई आपको, अगर आप गूगल में टाइप करोगे ना एक छोटी सी बात कि आपके सिर में दर्द है, तो उसका कारण क्या हो सकता है या उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो वो आपको नॉर्मल कम सोने से लेकर ऑक्सीजन की कमी से लेकर और कैंसर तक बता देगा, ब्रेन ट्यूमर तक बताएगा, ब्रेन ट्यूमर तक और कैंसर ही बता देगा, और उसके बाद आपका हेडेक और बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो बेस्ट तो चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप भैया जो आदमी क्वालिफाइड है उसके पास जाके दिखाइए और समझिए कि कारण क्या है। हर जगह अवेलेबल है। पहले डॉक्टरों की संख्या कम थी जी, शहर में, गांव में भी डॉक्टर नहीं होते, तो चलो ठीक है गांव के लोगों को, लेकिन अभी आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डाउट होता है इमीडिएटली आप सरकारी हॉस्पिटल ही, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है पूरे भारत में अब, पहले जमाना नहीं रहा, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ गए हर जगह काफी संख्या में, आप इमीडिएटली जा सकते हैं। दिन का आधा दिन सिर्फ आपका बर्बाद होना है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ थोड़े से हमारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे पास आए जब हमने इस पॉडकास्ट की अनाउंसमेंट की, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। पर उससे पहले मैं एक चीज़ पर क्लैरिटी चाहता था आपसे कि क्या दवाइयाँ ही हाइपरटेंशन का इलाज है? अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस ऑब्वियसली आपने बताया, पर क्या उसके अलावा दवाइयाँ ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है हाइपरटेंशन का? नहीं, देखिए हाइपरटेंशन का इलाज सिर्फ दवाइयाँ ऐसा नहीं है जी। अगर इनिशियली किसी को फर्स्ट टाइम हमने हाइपरटेंशन डायग्नोज किया तो हम उसको टाइम देते हैं कि भाई सॉल्ट, नमक कम खाइए, ऊपर से नमक नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद रोटी चावल इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करके फाइबर की मात्रा बढ़ाना है, मतलब सलाद, हरी सब्जियां, इनको बढ़ाना है जी। दूध ले सकते हैं, आजकल ये भी पता चल रहा है दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से नुकसान होता है, लेकिन वो तो अलग दौर पे अलग फैशन आते हैं। दूध दही आप ले सकते हैं उसको साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको पैदल चलना चाहिए, जो WHO रिकमेंडेशन है, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम कहते हैं। शारीरिक व्यायाम योगा से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है, और योगा में भी 2-3 एक्सरसाइज जो बड़ा ही सिंपल है, आराम से बैठ के कोई भी कर सकता है। एक अनुलोम विलोम जो नाक खींचते हैं, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी बोला है कि कार्डियक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जी। इस तरह का एक्सरसाइज आप करके, और पैदल चलना, जिसमें हम बोलते हैं हम लोग कि धीरे और दौड़ने के बीच में, जिसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक आप 150 मिनट एक हफ्ते में,
जिसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आजकल 7 दिन कोई नहीं दौड़ सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आधा घंटे की बात कर रहे हैं एंगेजमेंट होता है। सिर्फ आधा घंटा डेली की बात आधा कर रहे हैं। घंटा डेली आप कर लीजिए, और हफ्ते में 5 दिन कर लीजिए जी 150 मिनट हो गया। वो आप वॉक करिए, 1 महीना वो वॉक करके थोड़ा खाने पीने का लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करके जी। और रेगुलर ब्लड प्रेशर का एक चार्ट बना करके हाँ। आप फिर से डॉक्टर के पास जाइए। अगर वो कम आ गया तो दवाई की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग ट्रेडिशनली कुछ फूल और पत्ते कुछ होते हैं जिनको ज्ञान है उसके बारे में, वो भी खाते हैं। हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल मैं उसके फेवर में हमेशा रहता हूँ कि ये जो नेचुरोपैथी है बिल्कुल लेना चाहिए, आयुर्वेदिक। हाँ, लेकिन आयुर्वेदिक जो डब्बे वाली दवाइयाँ हैं जिसमें पता चला कि एम्लोडिपिन टैबलेट को चूरन बनाकर और आप उसको आयुर्वेदिक के रूप में खा रहे हैं, वो मत करिए। ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, वो आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर है, जस्ट उसको कम करेगा। बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कम नहीं कर सकता है। तो आप टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर की एक चार्टिंग बनाइए और डॉक्टर के पास जाइए। दवाइयाँ जरूरी नहीं है कि आपको शुरू हो, और शुरू हुई दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं, और अगर जरूरत है तो आपको दवाई खाना पड़ेगा। ये तीनों में से एक ऑप्शन होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए ही फायदेमंद होगी, क्योंकि आपका एंड ऑर्गन जो है, जैसे मैंने बताया कि लंग, किडनी, हार्ट, ये डैमेज होने से बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप अगर एक आदमी स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक आता है, वो अपने फैमिली के ऊपर बर्डन हुआ, तो आप सोचिए कि वो उस फैमिली के लिए कितना बर्डन हो गया। वो अर्निंग मेंबर अर्न भी नहीं कर रहा है और बाकी लोगों के अर्निंग से वो खा रहा है। नहीं, अच्छी बड़ी फैमिलीज तो हमने बर्बाद होते हुए देखा, बर्बाद हो जाए इन चीज़ों की वजह से। अर्निंग मेंबर अगर बेड रिटर्न हो गया तो बाकी लोग ऑब्वियसली कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सोसाइटी चेंज हो गया ना, इकोनॉमी खत्म हो गई। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया। पहले वो कंबाइंड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली 1-2 बच्चे होते हैं, किसी का भी एक भाई या एक बहन है, तो अब वो पुराना जमाना तो रह नहीं गया। तो आपकी पूरी फैमिली सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यही सोचकर आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बहुत, और आप बीच में जब बात कर रहे थे तो मैं मन में सोच रहा था, आपने कुछ देर पहले बोला कि हम लोग वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और वेस्टर्न लोग इंडियन बिल्कुल होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं कभी हमें मौका मिलता है पश्चिमी देशों में जाने का, तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि अब जैसे आपने बोला कि योगा वो लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग अब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े योगा मास्टर इंडिया में हैं, वो सबका सब इंडिया में अगर एक सेंटर है तो अमेरिका और यूरोप में उनके 100 सेंटर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहले जो साइकिल पर लोग घूमते थे, क्योंकि अब तो हम साइकिल पर रांची में अगर हम सोचे तो घूम ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है, कभी कोई धक्का मार सकता है। और हमेशा हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि आज पैर टूट गया, ये टूट गया। अब फॉरेन में आप देखिए, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे आप, लोग गाड़ियों से जाने के बाद मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं, बिल्कुल साइकिल ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है पैदल चलना। आप अगर मैं मुंबई में रहा हूँ, तो मैंने मुंबई में देखा है लोग घर हमेशा रेलवे स्टेशन के 20 मिनट की दूरी पे लेते हैं, क्योंकि वही अवेलेबल भी होता है, नजदीक तो औकात भी नहीं होती बहुत लोगों की। अब वो जो 20 मिनट डेली पैदल चलकर आते हैं वो, और चलकर जाते हैं, उससे कितना बढ़िया एक्सरसाइज। बिल्कुल, ये उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। मुंबई की लोकल ट्रेन में लटकने के तो और भी फायदे हैं, उनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी बन जाती है वो तो जो है, लेकिन घर से पैदल चलने का जो सिस्टम है जी, और वो अब आपको जंगल शहर में नहीं मिलेगा। रोड पर आपको वो बैटरी और ऑटोमेटेड जो रिक्शा है, इसकी वजह से हर आदमी को मन करता है चला टाइम बचा लेता, और टाइम किसी के पास नहीं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और वही आप पश्चिमी देशों में जाइए, देखिए कहीं पे भी आप सुबह को अगर होटल में सो के उठेंगे तो आपको सुबह 6 बजे चाहे 5:30 बजे जब भी सवेरा होगा, आपको 100 लोग दिखेंगे सड़क पे चलते हुए, दौड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए, कुत्ते घुमाते हुए। तो वो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? हाँ, ये तो है। अभी हम लोग फिर से वापस धीरे धीरे, अभी आप देखेंगे इंडिया में भी शहरों में, गांव में लोग चलना शुरू कर दिए हैं। मॉर्निंग वॉक देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गांव में तो एटलीस्ट ये चीज़ें, हाइपरटेंशन वगैरह की समस्या कम होती होगी शहर के मुकाबले। नहीं, ये एक फिर से एक मिथ है कि गाँव में जो रहते हैं, आप अगर इंडिया डेटा देखेंगे तो इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन में 25 से 30% है हाइपरटेंशन। जी। गाँवों में करीब 11 से लेकर 25% के बीच में ये रेशियो बढ़ गया है। पर ऐसा और क्योंकि गांव में अर्बनाइजेशन हो गया, लोग खेती करते नहीं है। गांव में भी अब लोग 11 बजे सोते हैं। सारी सुविधाएं हर जगह केबल और ये मोबाइल, और ये तो आ ही गया है। पूरा वर्ल्ड इससे त्रस्त है। हम भी है, आप भी हैं, सब लोग हैं। लोग वो
गूगल रील शुरू कर दिए तो रात को कब 11 बजता है पता नहीं चलता। जी 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 जी। अब टीवी की जरूरत भी नहीं है किसी को। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो लोगों के कुछ सवाल थे और कुछ जो भ्रांतियां हैं वो दूर करना चाहेंगे हम। अभी आपने बात की कि रात भर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा लोग देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, उससे ऑब्वियसली वो सो नहीं पाते हैं और उस वजह से स्लीप कम होने की वजह से ऑब्वियसली हाइपरटेंशन पे असर पड़ता है हम किसी। जी जी बिल्कुल। या उससे कोई और भी फर्क पड़ता है जो लेट नाइट स्क्रॉलिंग हम करते हैं। नहीं, अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो ऑब्वियसली आपको अर्ली मॉर्निंग आप जग नहीं सकते हैं। WHO रिकमेंडेशन है कि 8 घंटे की एक साउंड स्लीप होना जरूरी है सबको। 8 घंटा। 8 घंटे कितने लोग सोते हैं? 5.5-6 घंटे में मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर है। जो सर्विस करते हैं लेट घर आते हैं, 11 बजे आते हैं, फिर सुबह जाना है उनको। तो आप देखिए, और बीच में मोबाइल यूज करना भी है, ये भी एक पूजा पाठ के बराबर हो गया है कि भाई ये तो करना ही करना है। नहीं तो उसके बराबर हम सड़क पे चल नहीं सकते। आप सड़क पे चल के दिखाइए बिना मोबाइल बात किए। हम तो मोबाइल पर बात, लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं। स्कूटर बाइक चलाते हुए लोग मोबाइल बात करते हुए मोबाइल देखते हुए रोड पे पैदल चलते देखा है मैंने लोग। बिल्कुल 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 ठीक है। तो आई थिंक इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे कवर कर ली जिसमें हम जो हम बात कर रहे थे कि एक्टिविटी कम होने की वजह से आज की डेट में ये सब हो रहा है। फास्ट फूड और पैकेज फूड की वजह से ये हो रहा है। पॉल्यूशन की आपने बात की हमसे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट वो आता है, अभी विश्व महिला दिवस और विश्व मातृत्व दिवस भी आने वाला है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हमने देखा है कि महिलाओं को कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। इसके बारे में प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर, जैसे किसी को प्रेगनेंसी शुरू हुआ और आप अपने लेडीज डॉक्टर के पास गए, जो आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, गांव में भी सहिया होती हैं जी जी जो ब्लड प्रेशर की जांच करती हैं। जी। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन रूटीनली हर 2-2 महीने पे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक वर्ड है, लेकिन फिर ये रिवर्सिबल है। जैसे डिलीवरी हुआ आपका बीपी ठीक हो जाता है। तो उसमें शुरू में आप दवाइयाँ देते हैं इसलिए ताकि बच्चे को ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होता रहे जी। और जब एक बार डिलीवरी हो गया तो खत्म, वो जो कारण था वो हमने हटा दिया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। बट पोस्टमार्टम हाइपरटेंशन की बात भी हम सुनते हैं। अब मैं वही ज्यादा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें जो बाई चांस इसेंशियल हाइपरटेंशन होने के लिए रिस्क पर हैं, उन लोगों को डिलीवरी के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहा था। अब ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई खानी होगी। धीरे धीरे जब वजन कम होगा, बाकी सब ठीक हुआ, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए तो दवाई बंद हो जाएगा, नहीं तो खाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है कि जिनका बीपी हाई रहता है उनको गुस्सा कम करना चाहिए? देखिए, ये तो आम बोल चाल की भाषा में हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने बीपी चेक किया तो बीपी बढ़ा हुआ। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो बीपी बढ़ा ही होगा, उस समय प्लीज बीपी नहीं चेक करना चाहिए। उसके कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद बीपी चेक करिए, तब एक्चुअल बीपी आएगा। अब गुस्सा आना ये एक ऐसी प्रोवर्ब है लोगों का कि हमारे शहर में लोग यूज करते हैं, लेकिन इससे कोई डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो मेंटली वो साउंड नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि नींद में भी दिक्कत होगी, हमेशा थोड़ा बहुत हेडेक तो होता है, सर भारी लगता है लोगों को, और अगर उसके कारण कुछ एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो उसमें भी तकलीफ होगी। तो इसलिए उनको हर चीज पे इरिटेटेड रहेंगे, क्योंकि उनकी नींद होगी ना, उनको ठीक से सर भारी लगेगा, तो इसलिए वो इरिटेटेड रहते हैं। इसलिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि जिनको गुस्सा आता है उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि वो होते हैं ना, माएँ अपने बच्चों को बोलती हैं कि पिताजी से आर्ग्यू मत करो या पिताजी को गुस्सा मत दिलाओ, उनका बीपी बढ़ जाएगा, और उस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक ऐसी प्रोवर्ब है, मतलब लोग ऐसी यूज करते हैं कि ठीक है बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए शायद, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चूंकि पिताजी की उम्र 40 के ऊपर होती है, इसलिए माएँ बोलती हैं कि भाई तुम पिताजी को बीपी मत बढ़ाओ, या फिर पिताजी का हर बात मानो। स्पेशली लड़कियों के लिए बोला जाता है, जब वो पिताजी और घर वालों की बात मानना बंद कर देती है 18 साल के बाद, तब ये अक्सर ये बोला जाता है, इसलिए ताकि पिताजी को का जो उम्र है वो ब्लड प्रेशर वाला हो गया है, तो अचानक से क्योंकि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और सडनली अगर शूट किया तो उसी में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हमने देखा है कई सारे पेशेंट आते हैं आर्ग्यूमेंट के बाद हार्ट अटैक लेकर। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी 100% मजाक की बात है, पर एक्चुअली देयर आर केसेस जहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, रिलेटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया तो आपका अचानक से, हाँ बिल्कुल,
कोई भी चीज एड्रीनलिन जो बॉडी में बहता है, उसका जब भी सर्ज होगा, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो या गुस्सा में हो या किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में उसमें, तो वो जब बढ़ता है तो नेचुरली वो आपको डैमेज तो कर सकता है अगर आप पहले से पेशेंट हैं और दवाई नहीं खा रहे हैं, इसमें तो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक ठीक। दूसरा एक और सवाल हमारे पास आता है डॉक्टर साहब कि आपने बोला कि अगर आप ब्रिस्क वॉक वगैरह करते हैं आप आधा घंटा 5 दिन के लिए रोज़, तो वो अच्छा है आपके हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। पर किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो क्या उन्हें, जैसे आजकल जिम वगैरह का बड़ा प्रचलन है जी कि लोग घंटा डेढ़ घंटा आगे वहाँ पे हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने सिक्स पैक बना रहे हैं, वैसे पैसा बना रहे हैं, तो किसी को अगर हाइपरटेंशन है और वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या उनको ऐसी हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या उनको तेज़ दौड़ना चाहिए? क्या उनको इस तरीके के भारी काम करने चाहिए? देखिए, जिम में जाकर के लोग जो, ये तो एक हॉबी है जी, मैं मसल बना रहा हूँ, किसी को बहुत पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। आइडियली अगर ये देखें कि ब्लड प्रेशर के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए, तो जिम में मसल बनाने की कोई किसी को जरूरत नहीं। आप एक हल्का फुल्का मसल टोन बढ़ाने के लिए 1 किलो 2 किलो का डंबल आप कर सकते हैं। वॉक जहाँ तक ट्रेडमिल पर लोग करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, जगह नहीं है, तो ट्रेडमिल पर आप 5 किलोमीटर से कम में जो स्पीड है उस पर आप चल सकते हैं। कई लोग हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो वजन कम होता है, उसके लिए करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैट बर्न आप एक दिन में नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जो भी चीज़ धीरे धीरे आपने गेन किया उसको धीरे धीरे ही कम करेंगे तो लंबे टाइम में फायदा में रहेंगे। नहीं तो जैसे अगर शॉर्ट में जल्दी से आपने कम किया तो जल्दी से रीगेन भी आप उतना ही जल्दी करेंगे। तो हैवी एक्सरसाइज करना सिर्फ उनके लिए है जिनको सही में हॉबी है, जिनको जरूरत है, पहलवान है उनको जरूरत है, लेकिन नॉर्मल आम आदमी को बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज करना चाहिए। जिम में जो मटेरियल देते हैं कि ये खा लो वो खा लो इससे वजन कम होगा, वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए जहाँ तक हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो नुकसान ही करता है। वो कमर्शियलाइजेशन एक पार्ट बोलेंगे। नहीं, वो देखिए वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। आजकल ऑब्वियसली जो यूट्यूब और ये फेसबुक और इंस्टा का ज़माना है, सबको लड़कों को लड़कियों को अच्छी व्यूज चाहिए, उनको जीरो फिगर चाहिए, वो सब तो है। पर मैं वही बोल रहा था कि एक्स योगा और जैसे जुम्बा क्लासेस हो गया या ये जो डांस हो गया, ये सब अगर आप करते हैं, इससे आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हुआ जी, पूरे मसल का हुआ, पूरे बॉडी का और ब्रेन का भी हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना गुस्सा आने के लिए, तो योगा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो ब्लड प्रेशर हो सकता है जो शूट करता है ना, फ्लक्चुएशन, किसी भी चीज का फ्लक्चुएशन नुकसान करता है, फ्लक्चुएशन को हम लोग रोक सकते हैं, और उसको अगर हमने रोका तो कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो अननेसेसरली एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। खासकर जिनको प्रोवन हाइपरटेंशन हो उनको, हाँ, जिनको हाइपरटेंशन है उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक वर्ड होता है 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अगर आप एक झटके में चले जाते हैं और आपको सांस नहीं फूलता है, दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती, तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर में आपको दिक्कत हो रही है तो इमीडिएटली आपको कार्डियक चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम है। और उसमें अगर आप ट्रेडमिल पे काफी तेज दौड़ते हैं तो हमने सुना है कैसे भी सुने लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते अभी काफी हस्तियां हैं, बड़ी फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए अचानक से एक हमारे थे राजू श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, जबकि उनको पहले से मालूम था कि हार्ट की ब्लॉकेज है जी, और फिर भी वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनका वो वजन थोड़ा कंट्रोल करना प्रोफेशन का पार्ट होगा। बट इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमने एक और सवाल हमारे पास आया था कि पुरुषों और महिलाओं में ऐसा कुछ होता है कि पुरुषों में हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है? ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुषों और महिलाओं में हाइपरटेंशन या फिर हार्ट फेलियर जो हाइपरटेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन पुरुषों में चूँकि बाहर ज़्यादा जाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, हाई सॉल्ट खाते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अब वो अलग हो गया है, क्योंकि अब फीमेल भी वर्किंग हो गई हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल दोनों में बराबर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन देखा जाए रूरल पॉपुलेशन में मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेरिजन। कारण क्या है उसका? उसका कारण वही मैंने बताया कि फीमेल और मेल में कि मेल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, खान पान उनका डिफरेंट होता है, यही सब कारण है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं। और दूसरा ये है कि महिलाएं गांव में फिर भी घर का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, एक्सरसाइज ये तो बहुत जरूरी चीज़ है। पहले और मर्द बैठ के हुक्का पीता रहता है। पहले हम देखते थे घर में हमारी माएँ होती थी, सुबह जो शुरू होती थी
बिना किसी कंप्लेन के रात भर तक काम करती थी, खाना भी कम मिलता था बेचारियों को, लेकिन तब सब कुछ करती थी। अच्छा, पोछा सबसे बड़ा एक्सरसाइज है जी, जो पहले की माएँ घर में कर लेती थी, जी। अब कोई नहीं करती है क्योंकि मेड सबको अवेलेबल है, वो एक्सरसाइज छूट गया। मेड है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं आजकल, सब कुछ है, आजकल तो झुक कर कोई काम नहीं रोबोट करती आता है। है अपना हाँ। सब कुछ करने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि अगर एक घर की सफाई सिर्फ कर लें यंग फीमेल झुक कर, जो उससे अच्छा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। फीमेल क्यों, मेल क्यों नहीं? कोई भी। मैं तो डेली करता हूँ, मैं मंदिर की सफाई में खुद डेली करता हूँ। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि उसको 5 मिनट करने में मुझे इतना अच्छा लगता है, पूरा बॉडी मूवमेंट हो जाता है। जी, वो बिल्कुल करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड अनरिलेटेड सवाल मान लीजिए। हमने हाई बीपी के बारे में काफ़ी बात की जी। पर एक लो बीपी भी कुछ होता है कि कई लोग बोलते हैं चक्कर आके गिर गए, लो बीपी हो गया। तो लो बीपी क्या होता है और लो बीपी क्या इतना ही खतरनाक है, हाई बीपी खतरनाक है? देखिए, लो बीपी कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा, पहले जो लोग ऐसे मेरा बीपी लो हो रहा है, लो बीपी कोई बीमारी है। लो बीपी कोई बीमारी नहीं है। ओके। लो बीपी क्या होता है, अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर 110 है, ऊपर वाला, नीचे वाला 70 है, या मान लीजिए कि 100 है, 100 जैसे मेरा ब्लड प्रेशर 105 106 होता है ऊपर वाला, नीचे वाला मेरा 75 70 ऐसा होता है। क्या बात है। तो वो मेरे लिए नॉर्मल बीपी है। लो बीपी का मतलब यही होता है कि एक ब्लड प्रेशर जिसमें आप नॉर्मल हैं, आपको जनरली हम देखते हैं कि इसको एक बार इकोकार्डियोग्राफी कर लो, क्योंकि वॉल में कभी ब्लॉकेज होता है तो वो लो बीपी हो सकता है, लेकिन उनको कंप्लेन होगा। लेकिन लो बीपी अपने आप में होना 90 भी है, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, बिना किसी प्रॉब्लम के हैं, आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप एक नॉर्मल आदमी। अब लो बीपी बहुत सारे कंडीशन में होता है, जैसे और भी बीमारियां होती हैं, उसमें अगर लो बीपी है तो उस बीमारी का इलाज करेंगे, बीपी ठीक हो जाएगा। जैसे हार्ट फेलियर, उसमें लो बीपी होता है, वो हार्ट फेलियर की वजह से। लो बीपी नाम की कोई बीमारी नहीं है। ओके। पर जो ऐसे कॉमन एक बात होती है कि भाई ये अचानक इनका बीपी लो हो गया है, इनको शुगर पिलाओ, पानी वो नमक पिलाओ, ये जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं गस खा के गिर गए। जी 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 जी। गस खाकर गिरना जो है ना, वो लो बीपी ट्रांजिएंट होता है। मतलब कि उस समय जैसे हम किसी चीज सदमा में, जैसे डिहाइड्रेट हो गया, सडनली हमने सुना किसी का डेथ हो गया, या हमने सडनली कुछ ऐसा देख लिया, सुन लिया, तो और कई बार ओल्ड लोगों में ये बड़ा ही कॉमन होता है कि सुबह में उठे और टॉयलेट करने के लिए गए, बाथरूम में पेशाब कर रहे हैं, करते करते गिर गए, 5 मिनट में फिर से कॉन्शियस हो गए, चोट वोट नहीं लगा अगर तो कोई बात नहीं, लोग नमक पानी पिला देते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि आपका शरीर में टोन किसी न कारण से कम होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट 1 से 5 मिनट तक के लिए मैक्सिमम आपका बीपी थोड़ा लो होता है, ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण आप बेहोशी टाइप का गिरते हैं, फिर आप तुरंत संभल जाते हैं, उसको पानी वानी पिला दें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली सडनली उस समय हुआ है। और अगर कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर से डेफिनेटली उसको चेकअप करवाना चाहिए। अगर कोई बीमारी नहीं है तो उनके लिए होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें योगा समझ लीजिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज उनके लिए एडवाइजेबल होता है कि भाई आप ये एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका टोन बढ़ा रहेगा, तो ब्लड प्रेशर एक लेवल तक सडन फॉल नहीं होगा। सडन फॉल होने के कारण ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका उपाय यही है कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इंटरनेट पे जाएंगे बहुत सारा एक्सरसाइज बताता है जी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करिए, ठीक रहेगा। जी जी। ये कॉमनली आप दुबले पतले फीमेल्स में बड़ा ही कॉमन होता है जी। हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको एक बार दिखा लेना चाहिए जिनको भी ऐसी समस्या है। ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने इस बीमारी के बारे में जितने सरल तरीके से एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, हाइपरटेंशन ऐसी चीजें हैं कि हर आदमी को पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको है, इसलिए भी कि आप अगर जागरूक होते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखेंगे, और फैमिली का ध्यान रखेंगे तो साथ साथ में सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। WHO का ये थीम है पिछले बार का कि भाई सिर्फ हम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने फैमिली को भी हम लोग इस चीज़ के लिए उनको तैयार करें कि आप चेक करवाइए, और बीमारी है तो दवाई खाएं, और अगल बगल जो भी मिलते हैं उनको। तो इससे क्या होगा कि हम अपना सेफ्टी तो रखेंगे, बाकी सोसाइटी का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे। इसलिए इस चीज़ को हम लोग यही मानते हैं कि हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जिसका
इलाज अगर आपको है तो ट्रीटमेंट लीजिए, और ऐसा नहीं है कि जीवन भर दवाई खाना है। एक बार शुरू कर दिया तो दवाइयाँ बंद भी होती हैं, हमने किया है, बाकी लोग, कई लोगों से आप पूछेंगे, लोग बोलेंगे दवाइयाँ बंद होती हैं, बंद होता है। इसलिए सही टाइम पर उसको डायग्नोसिस करना और सही टाइम तक इलाज करना और उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, यही एक चीज़ मैं लास्ट बोलूँगा और लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, थैंक आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में हाइपरटेंशन को लेकर या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर सवाल हों तो आप इस पॉडकास्ट के नीचे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम लोग उनके जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन। यू। आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चंस रेज किया, धन्यवाद।